हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं। और मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने इतना सपोर्ट किया। इवन आप लोग हर टाइम मोटिवेट करते रहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहो। तो बेसिकली मैं आज इसीलिए आप सबके सामने आई हूँ क्योंकि आपको मुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। और गुड न्यूज़ ये है कि मेरे फादर की जो भी काव्य संग्रह था, यानी जो भी पोइट्री का उन्होंने कलेक्शन बनाया था, एक बुक के फॉर्म में हम पब्लिश करने वाले थे, उसके कॉपीराइट हमको मिल गया है। तो फ़िलहाल हम लोगों के पास कॉपीराइट है और जल्द ही बुक हम लोगों की पब्लिश हो जाएगी। तो पब्लिश होने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ कंटेंट मैं आपके सामने लेके आऊँ ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता चले कि पोएम्स किन किन चीज़ों के बारे में, पोएम्स क्या हैं, उनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आज मैं आपको कोई भी पोएम्स नहीं सुनाने वाली हूँ। आज जो है मैं आपको केवल वो सारी चीज़ें बताऊँगी जो मेरे फादर से रिलेटेड थी या जो चीज़ें मेरे फादर ने लिखी थी। तो सबसे पहले तो ये कि जो पूरा पोएट्री का कलेक्शन है उसका नाम क्या है। उसका नाम है गर्जन काव्य संग्रह। गर्जन यानी जब वो बिजली चमकती है ना, बहुत तेज़ से आवाज़ आती है, उसी को गर्जन बोलते हैं। तो गर्जन नाम रखने के पीछे रीज़न ये था कि तो हर एक पोएम में कोई ना कोई एक लेसन आपको मिलेगा समझने को। या तो वो एक कटाक्ष होगा हमारी सोसाइटी के ऊपर, या गवर्नमेंट के ऊपर, या व्यवस्था के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, या आप बोल सकते हैं कि जिस तरीके से इंसान धीरे धीरे बदल रहा है, चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसी तथ्य मिलेंगे या ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको सुन के आपको भी लगेगा कि हाँ, ये चीज़ एक्चुअल में होती है और हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो पेश करने वाली हूँ वो कोई पोएम नहीं है, वो है 2 शब्द जो पापा की हैंडराइटिंग में ही आपको मिल जाएंगे। और ये चीज़ पापा ने तब लिखा हुआ था जब उनकी बुक पब्लिश होने का टाइम आ रहा था। तो उन्होंने बोला एक प्रस्तावना टाइप की हमको बनानी पड़ती है ना, कोई भी बुक में एक इंट्रोडक्शन होता है। तो दैट इंट्रोडक्शन आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। तो ये सब कुछ पापा की ही हैंडराइटिंग में है और पापा का एक बहुत बड़ा रजिस्टर हुआ करता था जिसमें वो सारी पोएम्स लिखते थे। तो आज मैं स्टार्ट इन्हीं 2 शब्द से करने वाली हूँ। तो आशा है आप लोगों को पसंद आएगा और अगर कोई भी गलतियाँ हों तो उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और चाहे तो आप मुझे पोस्ट भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी अच्छा लगे या बुरा लगे, या आपको कोई सुझाव देना है या कहीं सुधार करना है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा मैंने एक इंस्टाग्राम हैंडल बनाया है पापा के इसी पोएट्री के लिए, जिसका नाम है अबोध, क्योंकि पापा का पेन नेम ही अबोध था। उनको सब अबोध बोलते थे। वो एक तो बहुत छोटे छोटे से लगते थे, बच्चों जैसे, और हंसते रहते थे हमेशा। और जब वो पोएम सुनाते थे तो हर पोएम में एक लेसन होता था। हालांकि वो इतनी प्यार से बताते थे कि किसी को बुरा भी नहीं लगता था। तो इसीलिए उनको सब अबोध के नाम से जानते हैं। तो उनका इंस्टाग्राम हैंडल आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, ये सीरीज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये चीज़ें सबके साथ शेयर करेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। गर्जन काव्य संग्रह मेरी ओर से श्रद्धांजलि है उस व्यक्तित्व को जिसने मुझे जीवन के उन आदर्शों में चलना सिखाया, उस चिंतक को जिनका चिंतन अपने समय से 25 से 30 वर्ष आगे का था, उस कर्मनिष्ठ ईमानदार व्यक्तित्व को जिनके चरण चिन्ह मेरे मार्गदर्शक बनने में मददगार बने, जिनका स्वकर्म पर अटूट विश्वास था, जिनको अपमान की चिंता न होकर उस समाज का भला चाहने का जज्बा था जिसमें उन्हें रहना था। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, अनेक विपत्तियों में हिम्मत न हारते हुए, लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए, अपने नेक कर्मों में विश्वास रखते हुए और आगे बढ़ते रहे। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य स्वर्गीय पिता श्री उमाकांत पाटनी जी को मैं शत शत नमन करता हूँ। मैं आभारी हूँ उन लोगों का जिनका ज्ञान मेरे काव्य में सहयोगी हुआ तथा जिनके मुखारविंद से निकले शब्द मुझे लिखने की प्रेरणा देते रहे। मेरे पूज्य अग्रज श्री केशव दत्त, जिन्होंने गज़लें लिखने की बजाय अच्छा काव्य लिखने की प्रेरणा मुझे दी। हर उस इंसान एवं प्राणी तथा उस मनोहारी प्राकृतिक विस्तार एवं भिन्नता को जो मेरे काव्य के पात्र बने, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।
मैं विशेष आभारी हूँ अपनी पत्नी श्रीमती डॉक्टर रेणुका, जिनके प्रेममयी एवं स्नेहिल व्यक्तित्व की आभा मेरे काव्यबोध में निखार लाई तथा पुस्तक में प्रकाशित कविताओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए त्रुटियां दूर कर प्रेरित करते रहने का संबल वो मुझे देती रही। मैं अपने बच्चों को भी धन्यवाद का पात्र मानता हूँ, जिन्होंने हर स्कूली आयोजन में अपने लिए कुछ लिखने का बार बार आग्रह किया और लिखते लिखते लेखनी नई कविताओं का सृजन करने में सक्षम हो पाई तथा स्कूल में अपनी अपनी रचनाओं के लिए उन्हें प्रथम पुरस्कार मिले और ये मेरा संबल बढ़ाने में सहायक रहे। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। यूँ तो गर्जन काव्य संग्रह से पूर्व मैंने शांतिदूत नामक खंड काव्य लिखा है, परंतु कतिपय कारणों से वह अप्रकाशित है, इसलिए यह मेरी प्रथम रचना है। और इस पुस्तक में भी भाव व्यंजना, कविता के अर्थ तथा उनमें छिपी सत्यता एवं शिक्षा की विवेचना करते हुए सुधीजन अगली पुस्तक को भी उसके भावों को ग्राह्य करते हुए सराहेंगे। कविता संग्रह में अलग अलग कविताओं की लय, ताल, भाव, छंद और व्यंग को श्रेणीबद्ध करने का प्रयास मैंने किया है, जिसमें त्रुटि होने पर पाठकजन मुझे क्षमा करेंगे। कुछ ऐसी शक्ति थी प्रकृति में जिसने मेरे मन को ऐसे झकझोरा कि बिना लिखे बेचैनी बनी रहती थी। छायावाद के अलावा कुछ कविताएं प्रगतिशील एवं ज्वलंत समसामयिक विषयों तथा घटनाक्रमों को चित्रित करती हैं। वह तथ्यात्मक है, कुछ दार्शनिकतापूर्ण एवं धर्म तथा आध्यात्म से भी जुड़ी हैं, जिन्हें कवि की ईश्वर पर अगाध श्रद्धा, आस्था और विश्वास के रूप में देखा जा सकता है। कोशिश यह भी रही कि हर कविता में कुछ शिक्षा हो, प्रेरणादायी हो, आत्म शांति मिले एवं पाठकों को उससे अपनापन लगे। कवि या साहित्यकार अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करता है, जिससे अभिव्यक्ति को जीवटता मिलती है। कभी यह गद्य रूप में तो कभी छंद रूप में, कवित्व, दोहे या व्यंग रूप में भी हो सकता है। लिखते लिखते कविता कभी कभी सुंदर रूप में आ जाती है। हर स्थान विशेष का भी एक अपना महत्व होता है। कुछ आस्था द्वारा स्थान पाते हैं तो कुछ धर्म द्वारा, कुछ व्यवस्था द्वारा। लेकिन मैं खुले दिल से कहता हूँ कि मेरे लिए प्रकृति ने हरा भरा आंचल ऐसे फैलाया, पहाड़ों को सुंदरता से सजाया, वृक्षों में वो मादकता उद्भाषित होती है, पक्षियों का कलरव मानो मुझे गीत लिखने को कह रहा हो। चंद्रमा की अलग अलग कलाओं की रोशनी से नहाए हुए उन ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं एवं वृक्षों का अप्रतिम सौंदर्य, मदमस्त हवा के झोंके, जंगली जानवरों का अलग अलग आवाज़ों में मानो मुझे कहना कि पर्यावरण के लिए कुछ लिखो, उसको बचाने का प्रयास करो। ऐसे सुरम्य वातावरण में कौन रोक सकता है स्वयं को? जिनकी भावनाएं नाच रही हो, हृदय के तार बज रहे हो और लेखनी व्याकुल हो, देखकर उस नव वधू के लावण्यमय श्रृंगार को, जैसे प्राकृतिक सुंदरता को, जहाँ ग्रीष्म ऋतु की शीतल बयार जैसे मानो माँ स्वयं अपने हाथों से सिर सहला कर लाड कर रही हो, और वहीं शिशिर ऋतु में शीतल बयार मानो माँ की दुत्कार। लेकिन माँ का लाड प्यार तथा दुत्कार दोनों ही बच्चों को अच्छे लगते हैं। ऐसी ममतामयी माँ और उनके मातृत्व को मैं शत शत नमन करता हूँ। कुछ कलाएं छायाचित्र, रेखाओं या रंगों से व्यक्त होती हैं, लेकिन कुछ शब्दों से भी व्यक्त होती हैं। चाहे गद्य हो या पद्य, सच्चे साहित्यकार का कर्तव्य होता है कि वह वस्तु स्थिति का चित्रण निष्पक्ष करे। यही उसकी परख होती है। उस माध्यम से ही वह अपना संदेश आम जनता तक पहुंचा सकता है। उसका तटस्थ रहना गलत है। वह समाज को सही दिशा नहीं दे सकता। सच्चा साहित्यकार राजनीति, शासन, विकृतियों व समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाता है। वह एक समाज सुधारक की भूमिका में होता है। इसलिए जरूरी नहीं कि उसे शासन, समाज या राजनीतिज्ञों का सहयोग मिले। अतः साहित्यकार को निर्भीक होना चाहिए। उस साहित्य को कभी पूर्ण नहीं कहा जा सकता जिसमें सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कोई शिक्षा या संदेश न हो, क्योंकि वास्तव में साहित्य समाज का दर्पण होता है। पर देखने का नजरिया कवि का कवि हृदय, कलाकार का कलात्मक, शासन का कानूनी और राजनेताओं का कुटिल, सब अलग अलग होता है। अब न्यूज़ प्रिंट मीडिया को ही देख लीजिए, उसे सुर्खियां बनाता है। दूसरे के अपमान व अहित का अंतर्भान उसे बिल्कुल नहीं होता।
उसे प्रचार चाहिए सनसनीखेज खबरों का, जबकि कवि हृदय दयालु और कोमल होता है, इसलिए हिंसा का विरोधी होता है। चाहे वह हिंसा प्रकृति से हो, पशुओं से हो या मनुष्य से हो। अग्रिम कविताओं में इसकी झलक आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। पाठक गणों से मेरा विनम्र निवेदन है कि पुस्तक अध्ययनोपरांत मुझे पत्र से अपनी आलोचना एवं सुझाव देते रहेंगे, ताकि दूसरी पुस्तक में त्रुटियां कम हों। आपका स्नेहाकांक्षी जगदीश चंद्र पाटनी, अबोध। थैंक यू।